आदित्य की बात सुनकर काव्या हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आदित्य क्या कह रहा है। तभी आदित्य ने काव्या को पलटकर अपनी तरफ करते हुए उसकी आंखों में आंखें डालकर देखते हुए कहा, तुम्हें इस तरह के लोगों से लड़ना सीखना होगा, जो तुम्हारी इंसल्ट करें और तुम्हें नीचा दिखाएं। तुम इस तरह से रोते हुए नहीं भाग सकती। तुम्हारा सामना ऐसे हजारों लोगों से होगा। तुम्हें एक्ट्रेस बनना है ना, जब इंडस्ट्री में कदम रखोगी तुम्हें गिराने के लिए हजारों लड़कियां सामने आएंगी। हजारों लोग तुम्हें नीचे गिराना चाहेंगे। कभी तुम्हारे परिवार को लेकर तुम्हें ताने मारेंगे, कभी तुम्हारी औकात को लेकर। पर तुम्हें उन सभी को दिखा देना है कि अभी भले ही तुम्हारी औकात उनसे कम है या फिर उनके सामने कुछ भी नहीं है, पर तुम्हारे अंदर इतनी काबिलियत है कि तुम उनसे बड़ी बनकर उन्हें दिखाओगी। हमेशा एक बात याद रखना, जब तक तुम खुद को दूसरों से कंपेयर करोगी तुम कभी आगे नहीं बढ़ पाओगी। जब तुम ये डिसाइड करोगी कि तुम्हें उनसे आगे बढ़ना है, तब तुम खुद को काबिल बना पाओगी। काबिलियत के पीछे मत भागो, बस खुद को सक्सेसफुल बनाओ। काबिलियत तुम्हारे पीछे खुद आएगी। आदित्य की बात सुनकर काव्या ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप क्या कह रहे हैं। यहाँ पर मैं इसलिए नहीं रहना चाहती क्योंकि आपके परिवार वाले मुझ पर घटिया घटिया इल्जाम लगा रहे हैं, जबकि मैंने कुछ भी नहीं किया था। मेरी गलती सिर्फ इतनी थी कि मैं अपनी औकात के बाहर के एक लड़के से सच्चा प्यार किया था, जो कि मेरे प्यार के काबिल भी नहीं था। पर मुझे क्या पता था कि जिंदगी में प्यार क्या होता है। कभी नहीं पता चला। ना माँ बाप का प्यार मिला, ना भाई बहन का। सिर्फ एक दोस्त थी और मैंने अपने इस झूठे प्यार के लिए उसे भी खुद से दूर कर दिया था, जो कि मुझे हमेशा समझती थी कि सूरज मुझे धोखा दे रहा है। पर मैं सूरज के प्यार में पूरी तरह से अंधी हो चुकी थी। पर भगवान का शुक्र है कि मेरी वह दोस्त मुझे माफ कर चुकी है और अब मेरी जिंदगी में वापस लौट चुकी है। काव्या की बात सुनकर आदित्य ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, गलती तुम्हारी नहीं थी क्योंकि प्यार पैसे देखकर नहीं किया जाता। दूसरी बात, औकात की बात कर रही हो तो सूरज की खुद की कोई औकात नहीं है। अगर वह कपूर परिवार में पैदा नहीं हुआ होता तो आज शायद सड़क पर भीख मांग रहा होता। रही बात मेरी, तो तुम मेरे बारे में भी यही सोचती होगी। तो मैं बता दूं, मैंने अपने दम पर अपनी खुद की कंपनी बनाई है। कपूर कॉरपोरेशन से 10 गुना बड़ी है मेरी खुद की कंपनी। मैं खुद को इस काबिल बनाया है कि कोई मुझे यह ना कह सके कि मैं आज कपूर के नाम की वजह से ऊंचाई पर हूँ। काव्या ने आदित्य की तरफ देखते हुए कहा, मैं आपके लिए इतनी स्ट्रांग नहीं हूँ। मेरा सपना ज़्यादा बड़ा नहीं है। बस मेरा छोटा सा सपना था कि मेरी एक छोटी सी फैमिली हो, जिसमें मेरा खुद का परिवार हो, मेरा हस्बैंड हो, मेरे बच्चे हों, मेरी सास हो, मेरे ससुर हों। मैंने हमेशा यही सोचा था कि मैं अपने सास ससुर को ही अपने माँ बाप मानूंगी। पर शायद अनाथों के लिए परिवार होते ही नहीं है। लोगों को लगता है कि जिनके माँ बाप नहीं होते उनके अंदर संस्कार नहीं होते। लेकिन मुझ जैसी अनाथ लड़कियों को कोई अपने घर की बहू भी नहीं बनाना चाहता। इतना कहकर काव्या ने एक कड़वी मुस्कुराहट के साथ आदित्य को देखा। आदित्य ने काव्या की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें खुद की यही सोच बदलनी है। खुद काबिल बन जाओगी, तुम्हारे पास खुद इतना बैंक बैलेंस होगा कि तुम्हें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम अपनी जिंदगी अकेली जी सकती हो। फिल्म इंडस्ट्री का कोई भी तुम्हें आसानी से मिल जाएगा, पर उसके लिए तुम्हें खुद को काबिल बनाना होगा। आदित्य की बात सुनकर काव्या ने कहा, आप किस तरह के काबिल बनने की बात कर रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। काव्या की बात सुनकर आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो मेरे साथ। इतना कहकर आदित्य ने काव्या का हाथ पकड़ा और उसे वापस घर के अंदर ले जाने लगा। यह देखकर काव्या ने कहा, मुझे अंदर नहीं जाना। मुझे वापस से उस घटिया औरत की बातें नहीं सुननी, जिसका खुद का बेटा घटिया है और वह मुझे गंदी गंदी बातें सुना रही है, जबकि मैंने कुछ भी नहीं किया। काव्या की बात सुनकर आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुमने कुछ नहीं किया तो इस तरह से डरकर वहां से भागी क्यों? मुंह तोड़ जवाब दो। तुम्हें जो करना है करो, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। मैं उस औरत को हैंडल कर लूंगा। बस खुद की इंसल्ट मत होने देना। तुम्हें उसकी जितनी इंसल्ट करनी है तुम कर सकती हो। इतना कहकर आदित्य काव्या को तेजी से लिविंग रूम में वापस ले आया। लिविंग रूम में अभी भी सूरज, सीमा जी, विक्रम जी, वसुंधरा जी बैठे हुए थे। वसुंधरा जी गुस्से से सूरज और सीमा को घूर रही थी। विक्रम जी के चेहरे पर भी गुस्सा नजर आ रहा था। वहीं सीमा जी विक्रम जी को गुस्से से ही देख रही थी। तभी वसुंधरा जी का ध्यान आदित्य और काव्या की तरफ गया, जो अंदर आ रहे थे। उन दोनों को वापस आता देखकर उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई।
उन्हें लगा था कि आदित्य गुस्से में आकर काव्या को लेकर यहाँ से वापस ना चला जाए। वैसे भी आदित्य महीनों बाद ही कभी कभी कपूर मेंशन लौटता था। वसुंधरा जी बेसब्री से उसके वापस लौटने का इंतजार करती रहती थी। उन्हें डर था कि कहीं इस बार हुए इस झगड़े की वजह से आदित्य कपूर मेंशन आना ही बंद ना कर दे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा हुआ तुम दोनों वापस आ गए। इन दोनों माँ बेटों की बातों में मत आओ। इनकी तो आदत ही है बात का बतंगड़ बनाना। वसुंधरा जी की बात सुनकर आदित्य ने कहा, आप चिंता मत कीजिए दादी, मैं यहाँ से क्यों जाऊं, जबकि गलती हम में से किसी की भी नहीं है। गलती जिसकी है उसे अपनी गलती की माफी मांगनी होगी। और मेरी गर्लफ्रेंड की इंसल्ट करने वाले इंसान को मैं इतनी आसानी से तो नहीं छोड़ूंगा। काव्या मेरी होने वाली लाइफ पार्टनर है और इस औरत ने उसकी खुलेआम बेइज्जती की है, जबकि गलती इसके बेटे की थी। तो अब इस औरत को मेरी काव्या से माफी मांगनी ही होगी। आदित्य की बात सुनकर सीमा जी ने गुस्से से कहा, इस लड़की से मैं कभी माफी नहीं मांगूंगी, जीते जी तो बिल्कुल भी नहीं। सीमा जी की बात सुनकर आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, माफी तो तुम्हें मांगनी होगी सीमा कपूर। जिस तरह से इंसल्ट की थी मेरी काव्या की, इस तरह से तुम्हें हाथ जोड़कर इससे माफी मांगनी होगी, वरना मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा यह तुम सोच भी नहीं सकती। और यह मत सोचना कि मिस्टर विक्रम कपूर तुम्हें बचा लेंगे। आदित्य की बात सुनकर सीमा जी ने विक्रम जी की तरफ देखकर गुस्से से कहा, आप कुछ कह क्यों नहीं रहे अपने इस प्यारे से बेटे को। यह मुझे इस तरह से खुलेआम धमकी दे रहा है कि मैं इसकी दो कौड़ी की गर्लफ्रेंड से माफी मांगू। कम से कम मेरी इतनी तो रिस्पेक्ट है ना, आपकी बीवी हूं मैं। सीमा जी ने विक्रम जी की तरफ देखकर चिल्लाते हुए कहा। विक्रम जी ने आदित्य की तरफ देखकर शांति भरी आवाज में कहा, आदित्य जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ, सीमा से गलती हो गई। विक्रम जी की बातें सुनकर आदित्य ने हंसते हुए कहा, मिस्टर विक्रम कपूर, मैं आपसे सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा, मेरे मामलों से दूर रहिए, क्योंकि अगर मैंने कुछ बड़ा कदम उठा लिया तो आपको ही पछताना पड़ेगा। और यह मत सोचिएगा कि मैं आपको या फिर किसी को छोड़ूंगा, क्योंकि मेरी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट अगर मेरी दादी के बाद कोई है तो मेरी काव्या। इस औरत ने उसकी ही इंसल्ट की है, वह भी काफी घटिया तरीके से। आपने भी तो सुना था ना इस औरत ने काव्या के बारे में क्या क्या कहा। अगर यही सब बात कोई मेरी माँ साक्षी के बारे में आपके सामने कहता तो आप क्या करते। फिर मुझे इस बात का जवाब दीजिए। अगर आपने मुझे इस बात का जवाब दे दिया तो मैं इस औरत को काव्या से माफी मांगने के लिए नहीं कहूंगा। मैं वादा करता हूँ। आदित्य की बातें सुनकर विक्रम जी चुप हो गए। उनकी कमजोरी थी साक्षी जी, उनकी पहली पत्नी और आदित्य की माँ। विक्रम जी और साक्षी जी की लव मैरिज थी। विक्रम जी साक्षी जी से बेइंतहा प्यार करते थे और वे आज तक अपने पहले प्यार साक्षी जी को भूल नहीं पाए थे। विक्रम जी को चुप देखकर आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, जब बात आपके प्यार पर आ गई तब कैसे चुप हो गए आप। और अब जब बात मेरे प्यार पर है तो आप मुझसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं अपने प्यार की इंसल्ट करने वाले इंसान को ऐसे ही छोड़ दूं। तो अब आप जवाब दीजिए मिस्टर विक्रम कपूर, मुझे क्या करना चाहिए। आदित्य की बात सुनकर विक्रम जी ने कुछ नहीं कहा। आदित्य ने मुस्कुराते हुए सीमा जी की तरफ देखकर कहा, आपके पास 1 मिनट का टाइम है, खुद माफी मांग लीजिए या फिर मैं क्या करता हूँ वह देखिए। और मैं वादा करता हूँ इस बार मैं आपको इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर आदित्य मुस्कुराने लगा। वहीं उसकी खतरनाक मुस्कुराहट देखकर सीमा जी के चेहरे पर डर नजर आने लगा। वह जानती थी कि आदित्य कितना ज्यादा खतरनाक है। उन्होंने काव्या की तरफ देखा जो चुपचाप उनकी तरफ देख रही थी। अभी 1 मिनट खत्म होने में कुछ ही सेकंड बचे थे। तभी सीमा जी ने अपने दोनों हाथ जोड़कर काव्या से कहा, मैंने जो कुछ भी तुमसे कहा उसके लिए मुझे माफ कर दो। सीमा जी को माफी मांगता देखकर काव्या हैरानी से उनकी तरफ देखने लगी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि सिर्फ आदित्य की धमकी सुनकर यह घमंडी औरत उससे माफी मांगेगी। वहीं सीमा को माफी मांगता देखकर आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, माफी इस तरह से नहीं मांगी जाती, अच्छे से माफी मांगिए, जिस तरह से इंसल्ट की थी। आपको तो पैर पकड़कर माफी मांगनी चाहिए, पर वह क्या है ना, मेरी काव्या के संस्कार नहीं है बूढ़े लोगों से पैर पकड़वाने के। और आप तो अभी बूढ़ी हो चुकी हैं, इसलिए हाथ से ही काम चला लेंगे हम, क्यों काव्या। इतना कहकर आदित्य ने प्यार से काव्या की तरफ देखा। कुछ देर बाद सीमा जी ऊपर अपने रूम में चली गई थी। उनकी काफी इंसल्ट हो चुकी थी। वहीं आदित्य और काव्या वसुंधरा जी के सामने खड़े थे। वसुंधरा जी ने मुस्कुराते हुए कहा,
आदित्य, हम चाहते हैं कि आज आप दोनों यहीं रुकें। वैसे हम आप दोनों से सिर्फ एक सवाल करेंगे, हमें सच सच जवाब दीजिए। क्या आप दोनों लिव इन में रहते हैं? वसुंधरा जी की बात सुनकर आदित्य ने बेझिझक कहा, जी दादी, काव्या मेरे साथ मेरे घर पर मेरे रूम में ही रहती है। आदित्य की बात सुनकर वसुंधरा जी ने कहा, ठीक है। वहीं काव्या हैरानी से आदित्य की तरफ देखने लगी। कुछ देर बाद वसुंधरा जी ने आदित्य की तरफ देखते हुए कहा, हमने आपका रूम रेडी करवा दिया है। आप काव्या को अपने रूम में लेकर जाइए, क्योंकि आज आप दोनों यहीं पर रुकने वाले हैं। वसुंधरा जी की बात सुनकर आदित्य की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। यही हालत काव्या की भी थी। दोनों के दिमाग में एक ही सवाल चल रहा था कि क्या वह दोनों एक रूम में ही रहेंगे। आदित्य ने वसुंधरा जी की तरफ देखकर कहा, दादी, मैं यहाँ नहीं रह सकता। उसने इतना कहा ही था कि वसुंधरा जी ने कहा, आपको हमारी कसम, आपको आज यहाँ पर रुकना ही होगा। आदित्य भले ही इन सब चीजों में मानता ना हो, पर उसके लिए उसकी दादी बहुत इम्पोर्टेंट थी। वह चाह कर भी उनकी बात नहीं टाल सकता था। आखिर में आदित्य ने गहरी सांस ली और यहाँ रुकने के लिए मान गया। पर उसके लिए अब सबसे बड़ी टेंशन की बात यह थी कि उसे और काव्या को एक ही रूम शेयर करना था, जो कि किसी भी हालत में वह और काव्या दोनों ही नहीं चाहते थे। पर आदित्य ने दादी के सामने खुद कबूल किया था कि दोनों लिव इन में रहते हैं। अब उसके पास दादी से कुछ कहने का भी चांस नहीं था। कुछ देर बाद सभी लोग खाना खाकर अपने अपने रूम में ऊपर चले गए। काव्या अभी भी डर रही थी। वह चुपचाप छोटे बच्चे की तरह आदित्य के पीछे पीछे उसके रूम में आ गई। आदित्य के रूम में आते ही काव्या हैरानी से उसके रूम को देखने लगी। रूम काफी बड़ा और खूबसूरत था। सिंपल और एलिगेंट तरीके से डिजाइन और सजावट की गई थी। काव्या चारों तरफ घूमकर पूरे रूम को देख रही थी। उसने आज से पहले इतना खूबसूरत और लग्जीरियस रूम नहीं देखा था। आदित्य का ध्यान इस वक्त काव्या की तरफ नहीं था। वह चुपचाप अपने दिमाग में सोच रहा था कि अब उसे क्या करना चाहिए। वह किसी भी हालत में काव्या के साथ एक रूम शेयर नहीं करना चाहता था, पर उसे कोई दूसरा रास्ता भी नहीं मिल रहा था। वह किसी भी कीमत पर अपनी दादी को अपने राज के बारे में पता नहीं चलने दे सकता था, क्योंकि उसने काफी मुश्किल से अपनी दादी को ये कहकर मनाया था कि उसे काव्या से प्यार है, वरना पिछले 2 सालों से वसुंधरा जी उसके पीछे शादी को लेकर पड़ी हुई थी। शादी से बचने के लिए ही उसने लिव इन का झूठ बोला था। काव्या, जो कि अपनी बड़ी बड़ी आंखों से पूरे रूम को देख रही थी, उसे एहसास ही नहीं हुआ कि आदित्य उसे घूर रहा है। काफी देर तक काव्या को खुद की तरफ न देखता देखकर आदित्य ने कहा, काव्या, अगर तुम्हारा रूम को देखकर हो गया हो तो मेरी तरफ देखो। आदित्य की आवाज सुनकर काव्या का ध्यान टूटा। उसने पलटकर आदित्य की तरफ देखा। उसने अपना चेहरा छोटे बच्चों की तरह नीचे झुकाकर रखा था, जैसे उसने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी हो। आदित्य ने काव्या की तरफ देखा और शांति से कहा, हम दोनों एक रूम में एक बेड पर नहीं रह सकते, इसलिए तुम यहाँ पर सो जाओ। मैं सब लोगों के सोने के बाद घर से निकल जाऊंगा और सुबह वापस लौट कर आ जाऊंगा। आदित्य की बात सुनकर काव्या ने उसकी तरफ देखकर धीमी आवाज में कहा, मेरी बात मानिए तो आप आज घर से बाहर मत जाइए। हो सकता है दादी माँ जानबूझकर हमें यह देखने के लिए यहाँ पर रोका हो कि सच में हम दोनों साथ में हैं या नहीं। आप ही ने तो कहा था ना कि दादी माँ इतनी आसानी से यकीन नहीं करेंगी कि हम दोनों एक रिलेशनशिप में हैं। यह भी हो सकता है कि उन्होंने हमारे रूम के बाहर कोई सिक्योरिटी कैमरा फिट किए हों, यह देखने के लिए कि हम दोनों साथ में रहते हैं या नहीं। काव्या की बात सुनकर आदित्य ने काव्या की तरफ देखा। उसे काव्या की बात बिल्कुल सही लगी, क्योंकि वसुंधरा जी का इतनी आसानी से उनके रिश्ते पर यकीन करना उसे भी हजम नहीं हो रहा था। वसुंधरा जी ने अकेली कपूर इंडस्ट्रीज को 20 सालों तक संभाला था। आदित्य अच्छे से जानता था कि उनका दिमाग काफी तेज है। आदित्य को चुप देखकर काव्या ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, आप खुद सोच कर देखिए, सूरज और सीमा आंटी के इतना कुछ कहने के बाद भी दादी माँ ने हम दोनों के ऊपर इतनी आसानी से भरोसा कर लिया। आपको कुछ अजीब नहीं लग रहा है? क्योंकि उन्हें यह भी पता चल गया कि एक हफ्ते पहले तक मैं सूरज के साथ रिलेशनशिप में थी और आपने उनके सामने कहा कि हम दोनों अब साथ में रहते हैं, तो उनके दिमाग में यह बात तो जरूर आई होगी ना कि एक हफ्ते में ही क्या हमारा रिश्ता इतना ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका है कि हम दोनों एक दूसरे के साथ एक साथ रहने लगे। शायद वह इसी बात की जांच करना चाहती हैं। काव्या की बात सुनकर आदित्य ने उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, काफी स्मार्ट हो तुम, मुझे लगा नहीं था। आदित्य की बात सुनकर काव्या ने
छोटे बच्चों की तरह कहा, आपको क्या लगता है कि मेरे पास दिमाग नहीं है? मेरे पास बहुत दिमाग है। अपने कॉलेज और स्कूल के टाइम पर अपने क्लास की टॉपर रही हूँ मैं। हाँ, वह बात अलग है कि प्यार में धोखा खा लिया, क्योंकि उस वक्त दिमाग नहीं बल्कि दिल से काम लिया था। पर इसका यह मतलब नहीं कि मेरे पास दिमाग ही नहीं है। काव्या की बात सुनकर आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने ऐसा तो नहीं कहा कि तुम्हारे पास दिमाग नहीं है। मुझे अच्छे से पता है कि तुम्हारे पास बहुत दिमाग है। अगर तुम्हारे पास दिमाग नहीं होता तो अब तक तुम सरवाइव नहीं कर रही होती। बिना परिवार के खुद को बचपन से लेकर आज तक संभाला है तुमने। बहुत स्ट्रांग हो, इसलिए आज तक इतनी मजबूत हो। ऐसे ही आगे भी मजबूत रहना। ठीक है, तो आज हम दोनों को यहीं रूम शेयर करना पड़ेगा। तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो तो भी अभी हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। आदित्य की बात सुनकर काव्या ने कुछ नहीं कहा। कुछ देर बाद आदित्य अपने रूम की बालकनी में खड़ा होकर चांद को देख रहा था। उसके दिमाग में कुछ बातें घूम रही थी। उसने चांद की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, इस वक्त तुम कहाँ होगी बेबी? काफी साल हो चुके हैं तुम्हें देखा नहीं है। यह भी नहीं पता कि तुम कहाँ हो। काश तुम मेरे पास होती तो आज हालात कुछ अलग होते। मुझे इस तरह से दादी से झूठ नहीं बोलना पड़ता। मैं दादी के सामने तुम्हें लेकर जाता, खुद कहता कि मुझे शादी करनी है। पर तुम्हें ढूंढने के लिए मुझे टाइम चाहिए और तब तक मुझे ये नाटक करना ही होगा। आदित्य चांद को देखते हुए यह सब खुद से बात कर रहा था। तभी काव्या भी धीरे से रूम से बाहर बालकनी में आ गई। बालकनी में आने के बाद उसे ठंडी हवा का एक झोंका महसूस हुआ और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने मुस्कुराते हुए चांद की तरफ देखा और कहा, आप ही मेरे हमेशा के साथी हो चंदा मामा। आपसे घंटा बात करके भी दिल नहीं भरता। आप बिना किसी शिकायत के मेरी सारी बातें सुन लेते हो। काव्या की आवाज़ जैसे ही आदित्य के कानों में पड़ी, उसने पलटकर काव्या की तरफ देखा। काव्या ने इस वक्त एक बड़ा सा व्हाइट कलर का शर्ट पहना हुआ था। उसने शर्ट के हाथों को कोहनी तक फोल्ड किया हुआ था। इस वक्त वह बिल्कुल छोटी सी डॉल लग रही थी। चेहरे की बड़ी सी मुस्कुराहट और लंबे खुले बाल। आदित्य उससे देखता ही रह गया। काव्या का ध्यान आदित्य की तरफ नहीं था। बालकनी काफी बड़ी थी और काव्या इस वक्त दूसरे कोने पर खड़ी होकर चांद को मुस्कुराते हुए देख रही थी। आदित्य ने काव्या की तरफ देखा और अपने आप उसकी तरफ कदम बढ़ाने लगा। इस वक्त काव्या की पीठ आदित्य की तरफ थी। इस वजह से उसे पता नहीं था कि आदित्य उसी की तरफ आ रहा है। काव्या ने मुंह बनाकर चांद को देखते हुए कहा, चंदा मामा, काश आप हमारे पास आ सकते। हम आपके साथ घंटों मिलकर बात करते। आपको पता है, हम हमेशा यही सोचते हैं कि दूर से सब कुछ अच्छा लगता है, पास आने पर वह उतना ही बुरा क्यों बन जाता है। काव्या ने इतना कहा ही था कि उसे पीछे से आदित्य की आवाज़ सुनाई दी, क्योंकि पास आने पर असलियत पता चलती है। आदित्य की आवाज़ सुनकर काव्या ने पलटकर आदित्य की तरफ देखा। आदित्य उसके काफी नजदीक आ गया था। जैसे ही काव्या पलटी, आदित्य उसे बिल्कुल उसके नजदीक महसूस हुआ। आदित्य को इतने नजदीक देखकर काव्या ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और पीछे की तरफ हुई। तभी रेलिंग से वह टकरा गई। आदित्य ने काव्या की तरफ देखकर उसे कमर से पकड़कर अपने करीब खींचते हुए कहा, चांद से बातें करने में इतना सुकून मिलता है तुम्हें? आदित्य काव्या के काफी नजदीक था। काव्या ने उसकी तरफ देखा और धीरे से कहा, हाँ, क्योंकि वह बिना किसी शिकायत, बिना किसी स्वार्थ के हमारी बातें सुन लेते हैं। इंसानों पर अब भरोसा करने का दिल नहीं करता, इसलिए हम हमारे चंदा मामा से ही अपने दिल की सारी बातें शेयर कर लेते हैं। आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छी बात है, किसी से तो दिल की बातें शेयर करती हो। काव्या ने आदित्य की तरफ देखते हुए कहा, आप भी कर सकते हैं, कभी करके देखना, दिल को बहुत सुकून मिलता है। आदित्य ने काव्या की तरफ देखा और फिर चांद को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, उसके साथ तो मैं अपनी बेबी की बातें करता हूँ, क्योंकि सिर्फ वही मेरी बेबी को जानता है कि इस वक्त वह कहाँ होगी। क्या वह भी ऐसे ही देख रही होगी? आदित्य की बात सुनकर काव्या ने मन ही मन कहा, बच्चे, शायद आदित्य की किसी सिस्टर या फिर किसी और की बच्ची होगी। काव्या को मन ही मन ऐसा लगा, इसलिए उसने मुस्कुराते हुए कहा, चांद को देखकर तो हर कोई मुस्कुराता है और बातें भी करता है। आप जिसकी बात कर रहे हैं वह भी जरूर चांद को देखकर इस वक्त उसके साथ बात ही कर रही होगी। काव्या की बात सुनकर आदित्य ने कहा, सच में तुम्हें ऐसा लगता है? काव्या ने बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, क्योंकि चांद सबको पसंद होता है और लड़कियों को तो सबसे ज्यादा। आदित्य ने काव्या के चेहरे की तरफ देखा। चांद की रोशनी में इस वक्त वह किसी खिले हुए गुलाब की तरह लग रही थी। उसे देखकर आदित्य फिर से अपने ख्यालों में ही खोने लगा था
और वह धीरे धीरे काव्या के चेहरे की तरफ अपना चेहरा बढ़ा रहा था। वही काव्या लगातार बात करने में बिजी थी। उसका ध्यान आदित्य की तरफ ही नहीं था। तभी उसे महसूस हुआ कि आदित्य उसके काफी नजदीक आ गया है। जैसे ही उसने अपना चेहरा ऊपर उठाकर देखा, उसके लिप्स आदित्य के लिप्स से टच हो गए हैं। काव्या ने जैसे ही आदित्य को खुद से दूर करने की कोशिश की, आदित्य ने उसे अपने और करीब खींचकर उसके लिप्स पर किस करना स्टार्ट कर दिया। काव्या की तो आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने आदित्य को खुद से दूर करने की कोशिश की, और आदित्य की पकड़ उसकी कमर पर काफी मजबूत थी। तभी काव्या को महसूस हुआ कि आदित्य की उंगली शर्ट के अंदर उसकी खुली पीठ पर चल रही है। काव्या की पूरी बॉडी कांपने लगी। उसने आदित्य को खुद से दूर करने की कोशिश की, पर आदित्य तो जैसे दूसरी दुनिया में खो गया था। वह पैशनेट होकर काव्या के लिप्स पर किस कर रहा था। अब काव्या भी धीरे धीरे किस करने लगी थी। उसे भी आदित्य की किस काफी अच्छी लग रही थी। न चाहते हुए भी वह भी आदित्य का साथ देने लगी थी। उसका एक हाथ अपने आप आदित्य के बालों में चला गया था, और वह उसके बालों को सहला रही थी। ये देखकर आदित्य की किस और भी ज्यादा पैशनेट और डोमिनेटिंग हो गई थी। करीब आधे घंटे तक वह दोनों एक दूसरे को पागलों की तरह किस करते रहे। काव्या की बॉडी के रेंगटे खड़े हो चुके थे, और वह पूरी तरह से पिघल चुकी थी। आदित्य भी काव्या की खुशबू में पूरी तरह से पागल हो चुका था। कुछ देर बाद आदित्य ने काव्या को छोड़ा। इस वक्त दोनों ही लंबी लंबी सांसें ले रहे थे। काव्या का चेहरा टमाटर की तरह लाल हो गया था। उसे बहुत ज्यादा शर्म आ रही थी। भाई आदित्य पूरी तरह से मदहोश हो चुका था। एक तो काव्या इस सेट में बहुत ज्यादा क्यूट और प्यारी लग रही थी। ऊपर से वो शर्ट पर लगे परफ्यूम की खुशबू से आदित्य खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। आदित्य ने काव्या की तरफ देखा और उसे झटके से गोद में उठा लिया। काव्या ने आदित्य की तरफ देखा। उसे आदित्य की आंखों में एक अलग ही इमोशन नजर आ रहे थे, जिसे वह समझ नहीं पा रही थी। आदित्य धीरे धीरे काव्या को रूम की तरफ ले जाने लगा। काव्या उसके हैंडसम चेहरे को देखने में इतना खो गई थी कि उसे एहसास ही नहीं हुआ कि आदित्य कब उसे लेकर रूम में आ गया, और आदित्य ने कब उसे बेड पर लेटा दिया। जब काव्या को एहसास हुआ कि वह इस वक्त उसके रूम के बड़े से किंग साइज बेड पर लेटी हुई है, उसने उठने की कोशिश की, पर उससे पहले ही आदित्य उसके ऊपर आकर उसे किस करने लगा। काव्या फिर से हैरान हो गई। उसने फिर से आदित्य को खुद से दूर करने की कोशिश की, पर इस बार आदित्य की किस पहले से ज्यादा डोमिनेटिंग और पैशनेट थी। आदित्य एक हाथ से उसकी कमर को सहला रहा था। काव्या के रेंगटे फिर से खड़े हो रहे थे, और वह आदित्य को रेजिस्ट नहीं कर पा रही थी। उसे भी आदित्य की बॉडी की धीमी धीमी परफ्यूम की मदहोश करने वाली खुशबू आ रही थी, जिस वजह से वह भी बुरी तरह से बहक रही थी। किस करते करते आदित्य ने काव्या की कमर पर सहलाना शुरू कर दिया। काव्या को गुदगुदी हो रही थी। आदित्य ने एक हाथ से काव्या के दोनों हाथों को उसके सर के ऊपर कर दिया, और उसे फिर से किस करने लगा। काव्या पूरी तरह से हार मान चुकी थी। उसने मन ही मन कहा, वैसे भी किस्मत में क्या लिखा है और क्या नहीं, यह मुझे नहीं पता। जो होगा देखा जाएगा। इतना सोचकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली, और जो कुछ भी आदित्य कर रहा था उसे करने दिया। काफी देर तक आदित्य काव्या के लिप्स पर किस करता रहा। जब उसे लगा कि अब काव्या को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तब उसने काव्या के लिप्स को अपने लिप्स की गिरफ्त से आजाद किया। आदित्य के छोड़ते ही काव्या लंबी लंबी सांस लेने लगी। आदित्य भी लंबी लंबी सांस लेकर खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। उसने फिर धीरे से काव्या के गालों पर किस किया, और उसके गालों से होता हुआ उसकी गर्दन कॉलर बोन पर किस करने लगा। आदित्य किस करने के साथ साथ वहां पर धीरे धीरे बैठ भी कर रहा था। काव्या ने अपने हाथों में चद्दर भर ली थी, और वह लंबी लंबी आह भर रही थी। उसकी आहें सुनकर आदित्य पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था। उसे इस वक्त खुद ये समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या कर रहा है। वहीं काव्या भी अब तक पूरी तरीके से हार मान चुकी थी, क्योंकि उसने आदित्य को रोकने की बहुत कोशिश की थी, पर आदित्य रुकने को तैयार ही नहीं था। अब उसने हार मान ली थी, और वह भी पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी थी। आदित्य धीरे धीरे उसकी कॉलर बोन से नीचे की तरफ बढ़ रहा था। एहसास होते ही काव्या की सांस तेज हो चुकी थी। उसने आदित्य की तरफ देखा, जो धीरे धीरे नीचे की तरफ बढ़ रहा था। काव्या की पूरी बॉडी कांपने लगी। वह अपने निचले होठों को काटने लगी। तभी आदित्य, जो कि पूरी तरह से मदहोश हो चुका था, झटके से उसने अपना चेहरा ऊपर उठाकर काव्या की तरफ देखा। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन पूरी तरह से बदल चुके थे। इस वक्त ऐसा लग रहा था जैसे वह कुछ बहुत ही ज्यादा गलत करने वाला हो। वह झटके से उठकर खड़ा हो गया,
उसने अपने बालों को खींचते हुए कहा। नहीं नहीं, मैं ये कैसे कर सकता हूँ। आदित्य के चेहरे पर गिल्ट, गुस्सा, इरिटेशन सब कुछ नजर आ रहा था। काव्या जो कि डर रही थी कि आगे क्या होने वाला है, अचानक से आदित्य का ये रिएक्शन देखकर उसे कुछ समझ में नहीं आया। उसने आदित्य की तरफ देखा पर कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसकी कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। आदित्य ने कस के अपनी आंखें बंद की। उसे एक छोटी सी लड़की का चेहरा दिखाई दिया। तुम बड़े होकर मुझसे शादी करोगी ना आरू? ये आवाज कान में पड़ते ही आदित्य ने गुस्से से अपने बाल खींचते हुए कहा। मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। इस वक्त उसे खुद पर ही बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसने काव्या की तरफ देखा, जो कि डरी हुई नजरों से उसे ही देख रही थी। आदित्य ने उसे कुछ नहीं कहा और तेजी से रूम से निकलकर बालकनी में आ गया। बालकनी में आने के बाद वह अपने बालों को खींचते हुए वहां पर चक्कर लगाने लगा। उसने चिल्लाते हुए कहा, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। मैं अपनी बेबी को धोखा कैसे दे सकता हूँ। मैं सिर्फ उसका हूँ, उसके अलावा किसी और के करीब कैसे जा सकता हूँ। मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। आदित्य के चेहरे पर गिल्ट, गुस्सा, इरिटेशन सब कुछ नजर आ रहा था। काव्या जो कि डर रही थी कि आगे क्या होने वाला है, अचानक से आदित्य का ये रिएक्शन देखकर उसे कुछ समझ में नहीं आया। उसने आदित्य की तरफ देखा पर कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसकी कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। आदित्य ने कसकर अपनी आंखें बंद की। उसे एक छोटी सी लड़की का चेहरा दिखाई दिया। तुम बड़े होकर मुझसे शादी करोगे ना आरू? ये आवाज कान में पड़ते ही आदित्य ने गुस्से से अपने बाल खींचते हुए कहा। मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। इस वक्त उसे खुद पर ही बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने काव्या की तरफ देखा, जो कि डरी हुई नजरों से उसे ही देख रही थी। आदित्य ने उसे कुछ नहीं कहा और तेजी से रूम से निकलकर बालकनी में आ गया। बालकनी में आने के बाद वह अपने बालों को खींचते हुए वहां पर चक्कर लगाने लगा। उसने चिल्लाते हुए कहा, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। मैं अपनी बेबी को धोखा कैसे दे सकता हूँ। मैं सिर्फ उसका हूँ, उसके अलावा किसी और के करीब कैसे जा सकता हूँ। मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। आदित्य तेजी से चिल्ला रहा था। उसके चिल्लाने की आवाज काव्या के कानों में भी पड़ रही थी। काव्या बेचारी डर के मारे बेड पर सिकुड़कर बैठ चुकी थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि पल भर में आदित्य को क्या हो गया। काव्या ने तो कुछ किया भी नहीं था। वह चुपचाप बालकनी में चांद को देख रही थी। स्टार्टिंग भी आदित्य ने ही की थी और रिएक्ट भी आदित्य ही इसी तरह से कर रहा था। उसने मन ही मन कहा, हमने तो कुछ भी नहीं किया, कहीं वह अपना गुस्सा हम पर ना निकाल दें। काव्या को बहुत ज्यादा डर लग रहा था। वही बालकनी में आदित्य इस वक्त काफी ज्यादा गुस्से में लग रहा था। उसके हाथ से खून निकल रहा था। बालकनी की दीवार पर खून लगा हुआ था, जिसे देख समझ आ रहा था कि आदित्य ने थोड़ी देर पहले और दीवार पर मुक्का मारा था। आदित्य ने उस खून से सने हाथ को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, यही गलती है अपनी बेबी को धोखा देने की। अगली बार से अगर तुमने ऐसा कुछ किया तो तुम्हें इससे ज्यादा बड़ी पनिशमेंट मिलेगी आदित्य कपूर। आदित्य ने खुद से कहा और चांद की तरफ देखकर जुनूनियत भरी आवाज में कहने लगा, मेरी जिंदगी सिर्फ मेरी बेबी की है, उसके अलावा किसी और की नहीं। अगर कभी उसके अलावा किसी और को मैंने छुआ तो खुद की जान ले लूंगा। इतना कहकर आदित्य ने अपनी पैंट की पॉकेट से सिगरेट निकाली और सिगरेट के लंबे लंबे कस लेते हुए चांद को बिना पलक झपकाए देखने लगा। वहीं काव्या बेचारी अभी भी रूम में बैठकर आदित्य के अंदर आने का इंतजार कर रही थी, पर आदित्य आधी रात को भी रूम के अंदर नहीं आया। आखिर में थक हार कर काव्या सिकुड़कर सो गई। पूरी रात आदित्य चांद को ही देखते हुए सिगरेट पीता रहा। बालकनी में कई सिगरेट के टुकड़े पड़े हुए थे, जो कि आदित्य ने रात भर पी थी। उसकी आंखें इस वक्त खून की तरह लाल लग रही थी। सुबह के 5 बजे आदित्य अभी भी बालकनी में खड़ा था। हल्का हल्का उजाला होने लगा था और आदित्य के चेहरे के एक्सप्रेशन अभी भी नहीं बदले थे। हल्का उजाला हो रहा था, यह देखकर आदित्य बालकनी से रूम के अंदर आ गया। रूम के अंदर आते ही उसका ध्यान सबसे पहले बेड पर बेढंगे तरीके से सो रही काव्या की तरफ गया। काव्या को देखते उसे फिर से कल रात की गई अपनी हरकत याद आ गई और उसके चेहरे पर गुस्सा नजर आने लगा। उसने मन ही मन कहा, मुझे इस लड़की से दूर रहना होगा। मैं ये सब नहीं कर सकता। मुझे किसी भी कीमत पर जितना हो सके इससे दूरी मेंटेन करनी होगी। बस कुछ दिनों की बात है, उसके बाद मैं इसे भी अपनी लाइफ से निकाल दूंगा। मुझे अपनी बेबी को ढूंढना है। आदित्य ने खुद से कहा और सीधा रूम से बाहर निकल गया। जैसे ही आदित्य रूम से बाहर निकला, उसके रूम से कुछ दूरी पर खड़े 2 बॉडीगार्ड्स ने किसी को कॉल किया। भाई वसुंधरा जी, जो कि अपने रूम में सो रही थी, मोबाइल बजने की आवाज़ सुनकर
उन्होंने उठकर मोबाइल उठाते हुए कहा, क्या खबर है? दूसरी तरफ से बॉडीगार्ड ने कहा, मैडम जी, आदित्य सर अभी अभी अपने रूम से बाहर निकले हैं और उनकी आंखों पर डार्क सर्कल भी नजर आ रहे हैं। बॉडीगार्ड की बात सुनकर वसुंधरा जी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उन्होंने कहा, ठीक है, उसे दिखाई मत देना, वरना वह तुम लोगों को छोड़ेगा नहीं। इतना कहकर उन्होंने कॉल कट कर दिया। फिर उन्होंने खुद से मुस्कुराते हुए कहा, मतलब मेरा पोता मेहनत तो कर रहा है, मैं तो बेकार में ही उस पर शक कर रही थी। मेरा पोता तो सच में रिलेशनशिप में आ गया है। हे भगवान जी, बस उन दोनों की जोड़ी सलामत रखना। बड़ी प्यारी बच्ची है, अब तो मैं उसे ही अपने घर की बहू बनाऊंगी। वही मेरे नालायक पोते को सुधार देगी। घर में पाँव टिकते नहीं है इसके, पर अब शायद लगता है कि मेरा आदित्य फिर से हंसने मुस्कुराने लगेगा। वही घर से निकलने के बाद आदित्य अपनी गाड़ी में बैठकर सीधा वहां से अपने घर से कुछ दूरी पर बने एक पार्क में आ गया था। इस वक्त पार्क बंद था, क्योंकि वहां अभी पर लोग आना शुरू नहीं हुए थे। आदित्य पार्क के बाहर आकर खड़ा हो गया। पार्क के अंदर देखते हुए उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। यह वही जगह थी जहाँ पर वह पहली बार वो अपनी बेबी से मिला था, और यहीं पर आखिरी बार भी उसने मन ही मन कहा, तुम्हारी बस यही याद है मेरे पास बेबी, पर मेरे लिए यह भी काफ़ी है। बहुत जल्दी मैं तुम्हें ढूंढ ही लूँगा। और रियली रियली सॉरी बेबी, मैं बहुत बड़ी गलती करने वाला था, पर सही टाइम पर तुम्हारे प्यार ने मुझे याद दिला दिया कि मुझ पर सिर्फ तुम्हारा हक है, और आदित्य सिर्फ तुम्हारा है। आरू, तुम्हारे अलावा कभी किसी और का नहीं हो सकता, और अगर ऐसा मैंने किया कभी, तो मैं खुद की जान खुद ही ले लूँगा। मैंने तुमसे वादा किया था बेबी कि मैं हमेशा तुम्हारा रहूंगा, और यह वादा मैं मरते दम तक निभाऊंगा। आदित्य उस पार्क को देखकर मुस्कुराते हुए खुद से ही बात कर रहा था। उसके दिमाग में सालों पुरानी कुछ यादें घूम रही थी। इसी पार्क में वह और उसकी बेबी घंटों बैठकर बातें किया करते थे। आदित्य आज भी उस दिन को याद करके मुस्कुराने लगता है, क्योंकि वह दिन उसके लिए उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन था, जो कि अब दोबारा लौटकर कभी नहीं आने वाले थे। काफी देर तक आदित्य इसी तरह उस जगह को देखता रहा जहां पर सबसे पहले वह अपनी बेबी से मिला था। कुछ देर बाद पार्क का दरवाजा भी खुल गया और आदित्य भी बाकी लोगों की तरह पार्क के अंदर आ गया। उसने कैजुअल कपड़े पहने हुए थे ताकि कोई उसे पहचान ना सके, और वैसे भी सुबह सुबह कौन ही एक्सपेक्ट कर सकता था कि दी ग्रेट आदित्य कपूर इस तरह से किसी पब्लिक पार्क में बिना किसी सिक्योरिटी के आ जाएगा। ज्यादातर लोगों का उस पर ध्यान भी नहीं गया। आदित्य आकर एक बेंच पर बैठ गया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, यहीं पर बैठकर हम बातें किया करते थे बेबी। काश आज तुम होती, हम बचपन की तरह ही यहाँ बैठकर घंटों बातें किया करते। सब कुछ बदल गया बेबी तुम्हारे जाने के बाद। तुम्हारा आदि पहले की तरह नहीं रहा। तुम्हारा आदि जो तुम्हारे साथ खेलता था, मुस्कुराता था, उसकी मुस्कुराहट तुम्हारे जाने के बाद हमेशा के लिए उससे दूर हो गई। अगर तुम होती तो शायद आज मैं पहले की तरह हंसता मुस्कुराता। बस तुम एक बार फिर से मेरी लाइफ में वापस आ जाओ, मेरी लाइफ फिर से पहले की तरह खूबसूरत हो जाएगी। हम हमेशा साथ रहेंगे। तुम हमेशा कहती थी कि तुम मुझसे शादी करोगी, पर अब जब मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तुम कहाँ हो पता नहीं। इतने सालों से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ, पर तुम्हारे बारे में आज तक मुझे कुछ भी पता नहीं चला। न जाने कब मैं तुम्हें फिर से अपनी जिंदगी में ला पाऊंगा। आदित्य काफी देर तक वहीं पर बैठकर बातें करता रहा। कुछ देर बाद वह वहां से उठकर अपनी गाड़ी में बैठकर वापस घर के लिए आ गया, क्योंकि वह जानता था कि उसकी दादी किसी सीआईडी ऑफिसर से कम नहीं है, और वह किसी भी कीमत पर अपनी दादी को सच का पता नहीं लगने दे सकता था। वरना वसुंधरा जी फिर से जबरदस्ती उसकी शादी करवाने के पीछे पड़ जाती, और आदित्य बिल्कुल भी किसी से शादी करने के लिए तैयार नहीं था। कुछ देर बाद वह घर आ गया। उसने गहरी सांस ली। हालांकि उसका दिल तो नहीं था कि जिस रूम में इस वक्त काव्या है, उस रूम में वो वापस जाए, पर उसके पास दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं था। उसने मन ही मन खुद को प्रॉमिस किया कि अब वह जितना हो सके काव्या को इग्नोर करेगा, ताकि अगली बार से वह इस तरह से कोई हरकत ना दोहराए। खुद को काफी देर समझाने के बाद आखिर में आदित्य वापस अपने रूम में आ ही गया। रूम में आते ही उसका ध्यान सबसे पहले बेड पर अभी भी अजीब सी पोजीशन में सो रही काव्या की तरफ गया। इस वक्त वह पहले से भी ज्यादा क्यूट और प्यारी लग रही थी। उसके बाल बेड पर तकिए पर बिखरे हुए थे। इस वक्त वह स्लीपिंग ब्यूटी की तरह लग रही थी।
काव्या को देखकर आदित्य की धड़कन फिर से अपने आप बढ़ गई। यह देखकर आदित्य ने खुद से गुस्से से कहा, स्टूपिड आदित्य, तुम फिर से नहीं बहक सकते। एक बार तुमने ऑलरेडी अपनी बेबी को धोखा दे दिया है, दोबारा तुम यही हरकत नहीं कर सकते। आदित्य ने खुद को समझाया और अपने कपड़े लेकर बाथरूम में चला गया। कुछ देर बाद वह नहाकर बाहर निकला। उसने ऑफिस के लिए कपड़े पहन लिए थे, क्योंकि उसे यही सब सही लगा कि वह यहाँ से सीधा ऑफिस चला जाए, ताकि दादी को उस पर शक भी ना हो और उसे काव्या के साथ टाइम स्पेंड भी ना करना पड़े। रूम में आने के बाद आदित्य ने जल्दी से अपने बाल बनाए और काव्या की तरफ देखा, जो अभी भी सो रही थी। उसने मन ही मन कहा, आई नो कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है, पर मेरे लिए तुमसे जितना हो सके उतना दूर रहना ही सही होगा। इतना कहकर आदित्य रूम से बाहर निकल गया। वहीं उसके निकलते ही काव्या, जो कि उसके आने से पहले ही उठ गई थी, उसने धीरे से अपनी आंखें खोली। असल में वह सोने का नाटक कर रही थी। उसे खुद भी कल की हरकतों की वजह से काफी ऑकवर्ड फील हो रहा था, इसलिए वह आदित्य का सामना नहीं करना चाहती थी। हालांकि उसे आदित्य के चेहरे से समझ में तो आ गया कि आदित्य अभी भी कल रात की बात को लेकर गुस्से में है। उसे उसकी बातें तो सुनाई नहीं दी, पर काव्या उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर अच्छे से समझ गई थी कि आदित्य उससे बात करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। काव्या ने खुद को संभाला और धीरे से बेड से खड़ी हो गई। उसकी आंखों में हल्के हल्के आंसू थे। उसने खुद से कहा, बिना किसी गलती के सजा भुगतना शायद हमारी किस्मत में ही लिखा हुआ है। कहते हुए काव्या के चेहरे पर कड़वी मुस्कुराहट थी। काव्या ने खुद को संभाला और बाथरूम में चली गई। कुछ देर बाद वह बाथरूम लपेटकर रूम से बाहर आ गई। उसके पास कोई कपड़े नहीं थे। इस वक्त वह काफी परेशान नजर आ रही थी। उसने ध्यान ही नहीं दिया था कि नहाते जाते वक्त की उसके पास कुछ भी नहीं है पहनने के लिए। अभी ये सब सोच ही रही थी कि तभी दरवाजे पर किसी ने नॉक किया। दरवाजे पर किसी के नॉक की आवाज सुनकर काव्या ने मन ही मन कहा, इस वक्त कौन हो सकता है, और हमने तो कुछ पहना भी नहीं है। काव्या काफी परेशान नजर आ रही थी। दरवाजे के पास आकर उसने धीरे से कहा, कौन है? उसकी आवाज सुनकर बाहर से एक फीमेल सर्वेंट ने कहा, जी, हमें मैडम ने आपके लिए कपड़े भिजवाए हैं। आपके पास यहाँ पर कोई लड़कियों के कपड़े नहीं होंगे ना? बाहर से किसी औरत की आवाज सुनकर काव्या ने गहरी सांस लेकर दरवाजा खोला। दरवाजा खुलते ही फीमेल सर्वेंट ने अपने हाथ में पकड़ी पेपर बैग काव्या की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये लीजिए मैडम जी, बड़ी मैडम जी ने ये आपके लिए भेजा है। आपको जो कपड़े पसंद आए पहन सकती हैं। काव्या ने जल्दी से पेपर बैग लिए और दरवाजा बंद करके अंदर आ गई। उसने गहरी सांस लेकर खुद से कहा, थैंक गॉड, उन्होंने हमारे लिए कपड़े भेज दिए, वरना हमारा क्या होता। काव्या ने मन ही मन कहा और जल्दी से पेपर बैग खोलकर उसमें से एक ब्लू कुर्ती और वाइट प्लाजो पहन लिया। कपड़े पहनने के बाद काव्या ड्रेसिंग टेबल के सामने आकर खड़ी हो गई। उसने हल्का सा काजल लगाया और होठों पर हल्की लिपस्टिक। उसने खुद को एक नज़र देखा और फिर मन ही मन कहा, क्या हमें नीचे जाना चाहिए? काव्या को अभी भी डर लग रहा था कि अगर आदित्य नीचे हुआ तो वह उसका सामना कैसे करेगी। पर वह इस तरह से दिन भर रूम में भी नहीं रह सकती थी। उसने जैसे तैसे खुद को संभाला और रूम से बाहर निकल आई। उसे घर काफी बड़ा और आलीशान लग रहा था। हालांकि रात को भी वह आदित्य के साथ रूम तक आते हुए घर को ही देख रही थी, पर अब फिर से घर को देखने के बाद उसके दिमाग में यही सवाल आ रहा था कि इतने बड़े घर में आखिर कितने लोग रहते होंगे। काव्या ये सब सोचते सोचते कॉरिडोर से रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रही थी, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे जाना किस तरफ है। तभी एक सर्वेंट की तरफ देखकर काव्या ने धीमी आवाज में कहा, हमें नीचे जाना है, हम कहाँ से जा सकते हैं? उस सर्वेंट ने काव्या की तरफ देखा और अपना सिर झुकाते हुए कहा, मैडम आप थोड़ा आगे चलिए, वहाँ से लिफ्ट है और उनके बगल से सीढ़ियाँ, आपको जहाँ से जाना हो आप जा सकती हो। सर्वेंट की बात सुनकर काव्या ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया और फिर सीधा लिफ्ट से लिविंग रूम में आ गई। लिविंग रूम में आने के बाद उसने मन ही मन कहा, गलती हमारी नहीं थी, जो कुछ भी किया था उन्होंने ही किया था। इतना कहकर उसने गहरी सांस ली और बाहर निकल गई। बाहर निकलते ही उसका ध्यान लिविंग रूम में बैठे आदित्य की तरफ गया, जो कि वसुंधरा जी के साथ कुछ बात कर रहा था। वसुंधरा जी के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट थी और आदित्य के चेहरे पर इरिटेशन नजर आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह वहां से भागने की तैयारी में हो, पर वसुंधरा जी उसे जाने ना दे रही हो। वसुंधरा जी,
जो कि आदित्य से बात कर रही थी, उनका ध्यान काव्या की तरफ गया। काव्या को देखकर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा यहाँ आ जाओ, हमारे पास बैठो। वसुंधरा जी की आवाज कानों में पड़ते ही काव्या ने उनकी तरफ देखा और धीरे धीरे चलकर उनके पास आने लगी। वही वसुंधरा जी की बात सुनकर आदित्य समझ गया कि काव्या उठ चुकी है और नीचे भी आ चुकी है, पर उसने पलटकर काव्या की तरफ नहीं देखा। उसका दिल कर रहा था कि वह अभी के अभी यहाँ से चला जाए, पर वह यह भी जानता था कि अगर उसने ऐसा किया तो वसुंधरा जी को शक भी हो सकता है, और वह किसी भी कीमत पर इस वक्त यह कुछ अफोर्ड नहीं कर सकता था। इसलिए वह चुपचाप बैठा रहा। काव्या धीरे धीरे चलती हुई वसुंधरा जी के पास आकर खड़ी हो गई। वसुंधरा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बैठो बैठो, थोड़ी देर बाद हम ब्रेकफास्ट कर लेंगे। काव्या धीरे से उनके पास में बैठ गई। हालांकि अभी वह चुपचाप अपना चेहरा नीचे जो झुकाकर जमीन को ही देख रही थी। वसुंधरा जी ने शरारती मुस्कुराहट के साथ काव्या की तरफ देखा, जिसकी गर्दन पर लव बाइट का निशान दिख रहा था, जो कि रात को आदित्य ने उसे दिया था। उन्होंने कहा, बेटा हमारे घर में तो मच्छर भी नहीं है, फिर आपको किस मच्छर ने काटा? कहते उन्होंने आदित्य की तरफ देखा और मुस्कुराने लगी। वहीं उनकी बात सुनकर काव्या ने हैरानी से अपनी गर्दन पर हाथ रखा तो उसे महसूस हुआ कि वहां पर किसी के दांतों के निशान हैं। तभी उसे याद आया कि कल रात को आदित्य ने उसकी गर्दन पर किस करते हुए हल्के से बाइट कर लिया था। यह याद आते ही उसका ध्यान अपने आप आदित्य की तरफ चला गया, जो कि इस वक्त वसुंधरा जी को ही घूर रहा था। वसुंधरा जी ने काव्या की तरफ देखा, जिसके चेहरे के एक्सप्रेशन बिल्कुल ब्लैंक थे। फिर उन्होंने आदित्य की तरफ देखा, जो उन्हें ही घूर रहा था। उन्होंने मुंह बनाते हुए कहा, ऐसे क्यों घूर रहे हो, जैसे हमें कच्चा खा जाओगे? दादी हैं हम तुम्हारी, इसलिए हमें डराना बंद कर दो। दुनिया डरती होगी तुमसे, हम नहीं डरने वाले। वसुंधरा जी की बात सुनकर आदित्य ने उन्हें घूरते हुए कहा, बुढ़ापे में कुछ ज्यादा ही ठरकी नहीं हो गई हैं आप? टीवी सीरियल्स कम देखा कीजिए और पूजा पाठ पर ध्यान लगाइए, क्योंकि इस उम्र में वही करना चाहिए, ना कि जो कुछ आप कर रही हैं वह सब। आदित्य की सीधी सीधी बात सुनकर वसुंधरा जी उसे गुस्से से घूरने लगी। वहीं काव्या ने मन ही मन कहा, कोई इतना बेशरम कैसे हो सकता है? आदित्य की बात सुनकर वसुंधरा जी ने गुस्से से कहा, नालायक लड़के, शर्म नहीं आती? इतनी भी अकल नहीं है कि तुम अपनी दादी से बात कर रहे हो, जो कि पहले से बूढ़ी हो चुकी हैं, और तुम मुझे ठरकी कह रहे हो? ठरकी मैं हूं या तुम? वसुंधरा जी की बात सुनकर आदित्य ने उन्हें घूरते हुए कहा, आपकी बातें सुनकर कोई भी आपको ठरकी ही कहेगा। बुढ़ापे में जवानी की बातें करते हुए आप अच्छी नहीं लगती। भगवान का नाम जपिए, वरना आपको नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। आदित्य की बातें सुनकर वसुंधरा जी ने उसकी पीठ पर मुक्का मारते हुए कहा, नालायक लड़के, तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं, अभी भी नहीं बदला बदमाश कहीं का। वसुंधरा जी की बात सुनकर आदित्य के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट आ गई। दोनों दादी पोता हमेशा एक दूसरे के साथ इस तरह से मस्ती मजाक किया करते थे। आदित्य पूरी दुनिया के लिए और अपनी दादी के लिए पूरी तरह से अलग था। वह अपनी दादी के साथ खुलकर हंसता था, खुलकर बात करता था। यही वजह थी कि उनके साथ आदित्य का एक अलग ही बॉन्ड था। अपनी मॉम के जाने के बाद और अपनी डैड की दूसरी शादी करने के बाद आदित्य को उसकी दादी ने ही संभाला था, और उनका रिश्ता काफी स्पेशल और प्यारा था। वसुंधरा जी ने आदित्य को अपने करीब बुलाकर उसके कान में धीमे से कहा, वैसे शैतान लड़के, तूने मेरी प्यारी होने वाली बहू को इतनी जोर से क्यों काटा? देख, उसकी गोरी गर्दन पर अभी भी निशान दिख रहा है। उसे देखकर ही कोई बता सकता है कि किसी शैतान ने काटा होगा। पहले से ही वह कितनी दूध की तरह गोरी और नाजुक है। तुझे थोड़ा ध्यान तो रखना चाहिए ना। वैसे मुझे बता, मुझे परदादी कब बना रहा है? तेरी हरकतें देख कर तो लग रहा है कि जल्दी मेरा प्रमोशन होने वाला है। वसुंधरा जी की बात सुनकर आदित्य की आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो गईं। उसने मन ही मन कहा, मेरी हरकतें? आदित्य ने मन ही मन कहा और उसका ध्यान काव्या की तरफ गया, जो अपना चेहरा नीचे झुकाकर चुपचाप बैठी हुई थी। तभी फिर से उसका ध्यान काव्या की गर्दन की तरफ गया, जहां पर उसके दांतों के निशान साफ साफ नजर आ रहा था। वहां पर निशान देखकर आदित्य को कल रात की बात याद आ गई और उसके चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशन आ गए। उसने वसुंधरा जी की तरफ देखकर कुछ नहीं कहा और कहा, दादी, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, मैं जा रहा हूँ। वसुंधरा जी ने उसे रोकते हुए कहा, बिल्कुल नहीं, बिना ब्रेकफास्ट किए मैं तुझे जाने नहीं देने वाली।
क्योंकि मुझे अच्छे से पता है कि तू ऑफिस में कितना खाता है और कितना नहीं। तेरे असिस्टेंट ने मुझे सब कुछ बता दिया है। इस तरह से तू अपनी हेल्थ को इग्नोर नहीं कर सकता। चल चुपचाप पहले ब्रेकफास्ट कर और बाद में जा। वैसे भी बात तू ही है, तुझे कोई नहीं डांटने वाला। आखिर में वसुंधरा जी के आगे आदित्य को हार माननी ही पड़ी और वह ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठ गया। काव्या भी चुपचाप उसके साथ धीरे धीरे खाना खा रही थी। ब्रेकफास्ट होने के बाद आदित्य ने कहा, ठीक है दादी, मैं जा रहा हूँ। उसने इतना कहा ही था कि वसुंधरा जी ने कहा, मैंने सुना है कि काव्या एक्ट्रेस बनना चाहती है, तो फिर तू इसे हमारे इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री लेकर क्यों नहीं जाता? जब हमारी खुद की इतनी बड़ी इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, तो मेरी होने वाली बहू किसी और की इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में क्यों जाएगी? वसुंधरा जी की बात सुनकर आदित्य ने उनकी तरफ देखा। आदित्य यह तो समझ गया था कि काव्या ने यह बात वसुंधरा जी को नहीं बताई होगी, पर वह यह भी जानता था कि उसकी दादी की पहुंच कितनी आगे तक है। इसलिए उसने कहा, मैंने पहले ही उसे हमारी इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में साइन करने के बारे में सोच लिया है, इसलिए आप टेंशन मत लीजिए। आदित्य की बात सुनकर वसुंधरा जी मुस्कुराने लगी। उन्होंने काव्या की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट आ गई थी। काव्या का हमेशा से सपना था कि वह एक्ट्रेस बने, खुद का नाम कमाए। हालांकि वह पढ़ाई में भी काफ़ी अच्छी थी, पर बचपन में जब वह टीवी पर मॉडल को या फिर एक्ट्रेस को देखती थी, उसका भी दिल करता था कि वह एक दिन टीवी पर आए। तभी से इसके सपने का जन्म हुआ था। पर बाद में सूरज के लिए उसने यह सपना भी छोड़ दिया था, क्योंकि सूरज उसके लिए उसका सपना बन गया था, उसकी जिंदगी बन गया था, जो कि उसके लिए हर एक चीज से बढ़कर था। आदित्य अभी जाने ही वाला था कि वसुंधरा जी ने उसे रोकते हुए कहा, वैसे अब जब तू ऑफिस जा ही रहा है, तो मेरी बच्ची को भी अपने साथ लेकर चला जा। अपनी इंडस्ट्री ही घुमा दे, उसे भी तो पता चले कि उसका होने वाला पति कहाँ काम करता है। वसुंधरा जी की बात सुनकर आदित्य ने काव्या की तरफ देखा, जो उसकी तरफ ही देख रही थी। कहीं ना कहीं काव्या की आंखों में उसे जो कुछ भी वसुंधरा जी ने कहा था, उस बात के लिए हाँ ही दिखाई दी। आदित्य ने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है काव्या, चलो। आदित्य की बात सुनकर काव्या हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। उसे बिल्कुल नहीं लगा था कि आदित्य वसुंधरा जी की बात मानकर उसे अपने साथ चलने के लिए कहेगा। हालांकि वह हमेशा से कपूर इंडस्ट्रीज के बारे में सुनती थी कि वह कितनी खूबसूरत और बड़ी सी बिल्डिंग है, पर आज उसे फाइनली उस बिल्डिंग में जाने का मौका मिल रहा था, वरना वहां पर किसी भी वीआईपी लोगों के अलावा किसी और को भी जाना अलाउड नहीं था। काव्या ने वसुंधरा जी की तरफ देखा और धीरे से आगे बढ़कर उनके पैर छूते हुए कहा, मैं चलती हूँ दादी माँ। काव्या की प्यारी सी आवाज़ सुनकर वसुंधरा जी ने उसके माथे पर हाथ फेरते हुए फिर कहा, ऐसा नहीं कहते, मैं आती हूँ दादी माँ कहो। मैं चाहती हूँ कि तेरे जैसी बच्ची हमेशा मेरे घर में आती रहे। तुझे देखकर दिल को एक अलग ही सुकून मिलता है। हमेशा खुश रहो और जाओ। अब अपने सपनों की उड़ान भरो। मैं चाहती हूँ कि तू नंबर 1 एक्ट्रेस बने और मैं सभी लोगों के बीच में अपना सिर उठाकर कहूँ कि वह देखो मेरी प्यारी होने वाली बहू काव्या है। नहीं, तब तक तो तू मेरी बहू बन चुकी होगी, तो मैं कहूँगी, मेरी बहू काव्या। वसुंधरा जी की बात सुनकर काव्या के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट आ गई। वहीं आदित्य ने मन ही मन कहा, सॉरी दादी, पर आपकी ये ख्वाहिश कभी पूरी नहीं हो पाएगी, क्योंकि आपकी बहू तो सिर्फ मेरी बेबी ही बनेगी। पर मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बेबी को इससे ज़्यादा पसंद करेंगी, क्योंकि वह ठीक ही इतनी प्यारी है। कहते हुए आदित्य के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। आदित्य ने काव्या की तरफ देखा और कहा, चलो। काव्या भी चुपचाप आदित्य के पीछे पीछे घर से बाहर निकल गई। कुछ देर बाद आदित्य और काव्या दोनों पिछली सीट पर चुपचाप बैठे हुए थे। दोनों के बीच में काफी डिस्टेंस था। काव्या तो खिड़की से चिपक कर बैठी हुई थी, वहीं आदित्य बिना काव्या की तरफ देखे अपने लैपटॉप में कुछ कर रहा था। गाड़ी बिल्कुल स्मूथली कपूर कॉरपोरेशन की तरफ जा रही थी। कपूर कॉरपोरेशन बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज थी, जिसकी कई ब्रांचेस थी। आदित्य के मल्टीपल बिजनेस थे और इंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज उनमें से एक छोटा सा पार्ट था, जो कि इंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज के लिए सबसे बड़ा पार्ट था। वैसे तो आदित्य का मेन बिजनेस बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन, डायमंड, इन सब का था, पर उसने लगभग सभी जगह अपने पैर पसारे हुए थे। यही वजह थी कि आज वह एशिया का सबसे अमीर इंसान था। कुछ ही देर में गाड़ी कपूर इंडस्ट्रीज के पार्किंग एरिया में आकर रुकी। यह पार्किंग एरिया अंडरग्राउंड था,
जहाँ पर सिर्फ इम्पोर्टेंट लोगों की गाड़ियां पार्क होती थी। यहाँ से जो लिफ्ट थी वह सीधा आदित्य के ऑफिस में खुलती थी। आदित्य गाड़ी से उतरा और काव्या अभी भी चुपचाप बैठी हुई थी। यह देखकर वह खुद उस तरफ आया और उसने धीरे से दरवाजा खोलते हुए कहा, बाहर आओ। आदित्य ने अब पहली बार काव्या के साथ बात की थी, वरना जब से वह लोग घर से निकले थे आदित्य ने काव्या को एक नजर भी नहीं देखा था। काव्या भी चुपचाप बाहर निकल गई। आदित्य ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, फॉलो मी। इतना कहकर वह तेजी से आगे बढ़ने लगा। आदित्य इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा था कि छोटी सी काव्या को उसके चलने की स्पीड को कंपीट करने के लिए लगभग दौड़ना पड़ रहा था। आदित्य ने उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और सीधा अंडरग्राउंड पार्किंग की लिफ्ट में घुस गया। लिफ्ट बंद होने से पहले ही काव्या दौड़ते हुए लिफ्ट में आ गई। वह इतनी तेजी से आई थी कि उसकी सांसें फूल रही थी। आदित्य ने एक नज़र उसकी तरफ देखा और फिर अपने मोबाइल में देखने लगा। वह जितना हो सके काव्या को इग्नोर करने की कोशिश कर रहा था। काव्या भी यह बात अच्छे से समझ रही थी, पर उसने आदित्य से कुछ नहीं कहा और ना ही उसके कुछ कहने की हिम्मत थी। आदित्य ने सीधा 13 फ्लोर का बटन प्रेस किया। काव्या डरते डरते लिफ्ट में खड़ी थी। उसे लिफ्ट से पहले से ही डर लगता था और इस वक्त उसे सीधा 30 फ्लोर पर जाना था। काव्या के डरने की आवाज़ आदित्य के कान में पड़ी थी। उसने पलटकर देखा तो काव्या ने छोटे बच्चों की तरह अपनी आंखें बंद की हुई थी और अपने दोनों हाथ आपस में जोड़े हुए थे। काव्या को डरता देखकर आदित्य ने एक हाथ से उसे अपनी तरफ खींचा और उसे अपनी बाहों में भर लिया। आदित्य की बाहों का एहसास पाते ही काव्या ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और अपने हाथ ढीले छोड़ दिए। आदित्य ने भी उसे पकड़ा हुआ था। कुछ देर बाद अचानक से काव्या को महसूस हुआ कि आदित्य ने उस पर अपनी पकड़ ढीली कर दी है। काव्या ने धीरे से अपनी आंखें खोली तो उसे महसूस हुआ कि लिफ्ट रुक चुकी है। आदित्य ने काव्या की तरफ देखते हुए कहा, चलो। दोनों लिफ्ट से बाहर निकल गए। बाहर निकलते ही काव्या को एक अलग ही नज़ारा देखने को मिला। इस वक्त वह दोनों 30th फ्लोर के कॉरिडोर में खड़े थे। काव्या को तो यकीन नहीं हो रहा था कि सच में इतनी खूबसूरत जगह भी हो सकती है। वह फ्लोर पूरी तरह से यूरोपियन स्टाइल में डिजाइन किया गया था। काव्या को पूरी अलग ही दुनिया नजर आ रही थी। वहीं काव्या के चेहरे के एक्सप्रेशन आदित्य ने पूरी तरह से इग्नोर किए और आगे बढ़ते हुए कहा, मेरे पीछे पीछे आओ। काव्या ने आदित्य की तरफ देखा और फिर से दौड़ने लगी। कुछ देर बाद वह लोग आदित्य के केबिन में पहुंच गए। केबिन को देखकर भी काव्या की वैसी हालत थी। आदित्य ने अपने असिस्टेंट अंकित को कॉल करके अपने केबिन में बुलाया। कुछ देर बाद अंकित उसके केबिन में आ गया। अंकित को देखकर आदित्य ने कहा, ये काव्या है, मेरी गर्लफ्रेंड। इसे कपूर इंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज लेकर जाओ और इसे उस जगह के बारे में सब कुछ बताओ। पर ध्यान रखना, किसी को भी इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है। आदित्य की बात सुनकर अंकित ने काव्या की तरफ देखा। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसका खड़ूस बॉस, जिसे लोग गे भी कहते थे और यह भी कहते थे कि उसे एंटी वुमेन डिसऑर्डर है, उसकी कोई गर्लफ्रेंड भी है। कुछ देर बाद अंकित अपने होश में आया और अपना सर हिलाते हुए काव्या की तरफ देखकर रिस्पेक्ट के साथ अपना सर झुकाते हुए कहा, मैडम प्लीज मेरे साथ आइए। काव्या ने आदित्य की तरफ देखा और चुपचाप अंकित के पीछे चली गई। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।